तो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसे कि हमारी खत्म हो चुकी है, तो अब हम उसी पर बेस्ड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है दैट इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल इज गिवन बाय, यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए क्या इक्वेशन हमने याद की थी। हमने स्टार्टिंग में ये एक एनर्जी लेवल्स ऑफ रिजिड रोटर जब हमने कैलकुलेट किए थे तो वहाँ पर हमने डिस्कस किया था ये फॉर्मूले को। तो ये होता है इसमें I इज इक्वल टू m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर। तो ऑप्शन सी जो है इसमें करेक्ट होगा। ठीक, द सिलेक्शन रूल फॉर रोटेशनल स्पेक्ट्रा, रोटेशनल स्पेक्ट्रा का सिलेक्शन रूल मैंने आप लोगों को बताया था क्या होगा कि J की वैल्यू में +1 यूनिट से चेंज होना चाहिए। तो एब्जॉर्प्शन अगर होगा +1, सॉरी +1 नहीं, मतलब 1 यूनिट से चेंज होना चाहिए। तो अगर एब्जॉर्प्शन हुआ यानी हम लोअर लेवल से अगर हायर लेवल में गए, यानी J इज इक्वल टू 0 से अगर हम J इज इक्वल टू 1 में गए तो ट्रांजिशन पॉसिबल है। और अगर हम J इज इक्वल टू 1 से J इज इक्वल टू 0 में आए यानी कि एमिशन हुआ, तो एमिशन के केस में -1 हो जाएगा। और चेंज, हम चेंज कैसे निकालते हैं, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, तो हम चेंज कैसे निकाल रहे हैं, चेंज का मतलब है कि फाइनल स्टेट में हमारा मॉलिक्यूल कहाँ गया और इनिशियल स्टेट में वो कहाँ था। तो अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करें, जैसे यहाँ पर जे, ये वाला पहला केस जो हमने डिस्कस किया था कि J इज इक्वल टू 0 में था, तो इनिशियली तो हमारा मॉलिक्यूल जो था J इज इक्वल टू 0 में था, फाइनली वो J इज इक्वल टू 1 में चला गया। तो जब फाइनली वो J इज इक्वल टू 1 में गया है तो हम 1 रखें, मतलब हम निकालते हैं डेल्टा की वैल्यू या डेल्टा J की वैल्यू फाइनल माइनस इनिशियल स्टेट। तो फाइनल थी J की वैल्यू 1 और इनिशियल थी J की वैल्यू 0। तो एब्जॉर्प्शन के केस में तो हो जाएगा +1। और अगर हुआ एमिशन, तो एमिशन में क्या होगा, ऊपर से नीचे आएगा, किसी भी ऊपर वाले लेवल से नीचे वाले लेवल में आएगा। तो ऊपर था यानी इनिशियल स्टेट क्या थी, J इज इक्वल टू 1 और फाइनल स्टेट क्या हो गई, J इज इक्वल टू 0। तो अब की बार हम क्या करेंगे, फाइनल में से इनिशियल को हमें माइनस करना है, तो आंसर आ जाएगा -1। तो इसका मतलब सिलेक्शन रूल हमारा रोटेशनल स्पेक्ट्रा का ये कहता है कि J की वैल्यू में +-1 से चेंज होना चाहिए। तो उस हिसाब से हमारा जो सिलेक्शन रूल बनता है वो बनेगा ये ऑप्शन नंबर सी, डेल्टा G इज इक्वल टू +-1। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डीजेनरेसी ऑफ रोटेशनल एनर्जी लेवल इज गिवन बाय। डीजेनरेसी मैंने आपको पहले ही बताया था, इसको हम G से डिनोट करते हैं। और डीजेनरेसी का मतलब होता है कि जो हम रोटेशनल लेवल्स दिखाते हैं, एनर्जी लेवल्स जो दिखाते हैं यहाँ पर सिंगल, नॉर्मली हम ऐसे दिखाते हैं कि ये एक लेवल है, ये एक दूसरा लेवल है। तो ऐसा नहीं होता कि लेवल्स जो है ये सिंगल सिंगल है, एक ही एनर्जी के एक से ज्यादा एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं, उसी को हम डीजेनरेसी बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है 2J+1। तो अगर हमें J इज इक्वल टू, सपोज ये हमारा J इज इक्वल टू 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो अगर हमें J इज इक्वल टू 2 के लिए डीजेनरेसी निकालनी है, मतलब हमें देखना है कि सेकेंड एनर्जी लेवल में एक्चुअल में कितने लेवल्स हैं सेम एनर्जी वाले, तो बस हम J की जगह 2 रख देंगे यहाँ पर। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 + 1, आंसर आ जाएगा 5। इसका मतलब J इज इक्वल टू 2 में 5 एनर्जी लेवल्स हैं जो इक्वल एनर्जी के हैं। तो बस यही डीजेनरेसी होती है। तो इसका फॉर्मूला होता है 2J+1। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मॉलिक्यूल विल नॉट गिव प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। इस तरह के क्वेश्चन बेटा जरूर पूछे जा सकते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल देते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रा और कौन से मॉलिक्यूल नहीं देते। तो मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए 2 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। एक तो मॉलिक्यूल जो है वो गैसियस स्टेट में होना चाहिए, और दूसरा मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट हो और उस डाइपोल मूवमेंट में चेंज होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर जो है अगर हम ये मॉलिक्यूल्स देखें तो H2O हमारा पोलर, जनरली पोलर मॉलिक्यूल्स देते हैं, लेकिन अगर पोलर मॉलिक्यूल भी है तो बस हमें ये देखना है कि क्या उनकी डाइपोल मूवमेंट में चेंज हो रहा है या नहीं। तो ये हमारा पोलर मॉलिक्यूल है, HCl भी हमारा पोलर है, N2O भी पोलर है, मतलब इन सबका डाइपोल मूवमेंट है। लेकिन CO2 में भी देखा जाए तो हम इसको लीनियर मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, CO2 में अगर हम कार्बन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज दिखाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कार्बन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और यहाँ पर ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। और जो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। तो अगर हम इस वाले बॉन्ड का बॉन्ड मूवमेंट देखें या डाइपोल मूवमेंट देखें तो वो इधर की साइड जाएगा। ठीक है, उसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी। और अगर हम इस वाले बॉन्ड का बॉन्ड मूवमेंट देखें तो वो हो जाएगा इधर। तो ये दोनों डाइपोल, क्योंकि ये डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये जो दोनों के दोनों है कभी भी कहीं जाकर इनका कोई रिजल्टेंट नहीं निकल के आएगा, तो इसलिए इसका डाइपोल मूवमेंट हो जाएगा 0। तो जब डाइपोल मूवमेंट ही 0 है तो उसमें चेंज होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है
कि कौन सा मॉलिक्यूल जो है हमारा प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा नहीं देगा, दैट इज बी। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा, कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा देंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ये H2 है या O2 है या N2 है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें तो डाइपोल मूवमेंट होगा ही नहीं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स मतलब यहाँ पर कहीं पर भी आपको डाइपोल नहीं बनता दिखाई देगा, क्योंकि दोनों ही हाइड्रोजन एटम सब सेम एटम्स होते हैं, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है। तो वहाँ पर कहीं किसी पर भी किसी भी एक एटम पर ना तो पॉजिटिव ना दूसरे पर नेगेटिव आ पाएगा, तो डाइपोल नहीं बन पाएंगे। इसलिए जो इसके करेक्ट ऑप्शन, तो ये सब जो है हमारे जो है रोटेशनल स्पेक्ट्रा नहीं देंगे, तो खाली देगा कौन सा, सिर्फ CO। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा CO। तो बेटा इस चीज का जरूर ध्यान रखना कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, क्या उन्होंने ये पूछा है कि कौन से मॉलिक्यूल्स देंगे, या उन्होंने ये पूछा है कौन से मॉलिक्यूल नहीं देंगे, तो इस चीज पे जरूर ध्यान रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ अ रिजिड डाई एटॉमिक रोटर गिव द इक्वली स्पेस्ड लाइंस ऑफ डिस्टेंस। बी के कंसर्न में इन्होंने पूछा है कि जो हमारा रोटेशनल स्पेक्ट्रम होता है, हमारा रोटेशनल स्पेक्ट्रम कैसा होता है, उसमें हमें कुछ लाइंस देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये लाइंस हमें मिल रही है यहाँ पर। ठीक, अब ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि अगर हम किसी डायटोमिक रोटर का रोटेशनल स्पेक्ट्रम देखें, तो जो वो इक्वली स्पेस्ड लाइन हमें मिल रही थी, वो कितने डिस्टेंस पर मिलेंगे, यानी दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। और ये मैंने आपको रोटेशनल स्पेक्ट्रम में मतलब रिजिड रोटर के केस में समझाया था कि जितने भी हमारी लाइंस मिलती हैं उन वो सब इक्वी स्पेस्ड होती हैं। इक्वी स्पेस्ड का मतलब लाइंस के बीच का डिस्टेंस सब सेम है, और वो कितना होता है, वो होता है 2b। ठीक, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। अच्छा, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। वो क्या कहता है, वो फिर से देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आ गया कि विच मॉलिक्यूल विल नॉट शो प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। तो CH3Cl डाइपोल मूवमेंट है, HCl में भी डाइपोल है, CO में भी है, लेकिन CH4 जो है हमारा वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। ठीक, What will be the degeneracy of the J is equal to 0 rotational energy levels। अभी degeneracy का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, that is 2J plus 1। हमें सिर्फ J की वैल्यू पुट करनी है, तो J की वैल्यू यहाँ पर 0 गिवन है, तो 2 into 0 plus 1, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। तो उस हिसाब से इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। रोटेशनल कांस्टेंट बी, ये फॉर्मूला तो बेटा बहुत अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, ये फॉर्मूला क्योंकि कई जगह पर आया हुआ है, आपने देखा भी होगा, अगर आपने लास्ट वीडियोस देखे हैं मेरे तो देखा भी होगा कि ये हमने कई जगह पर इसको इस्तेमाल किया है। तो ये ऑप्शन करेक्ट जो है उसका ए है, H/8π² IC। देख रहे हैं आप, सारे ना देखने में लगभग एक से लगते हैं, जैसे नीचे वाला ये सी वाला, इसमें H² कर दिया, तो H² नहीं होता, H/8π² IC होता है। जैसे इस वाले फॉर्मूले में सी गायब कर दिया, तो और ये वाले में, अच्छा ये दोनों ही मैंने एक जैसे बना दिए इसमें। हाँ चलिए, तो ये आप देख लीजिएगा, इसमें ऑप्शन ये जो सी और डी है, ये गलती से दोनों ही करेक्ट, मतलब दोनों के दोनों सेम हो गए हैं ऑप्शन, तो वो डिफर करके भी आ सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है H/8π² IC, बस इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ऑल्सो नोन एज। तो हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं जब माइक्रोवेव की बात करते हैं, तो रोटेशन हो चाहे माइक्रोवेव हो एक ही बात है। रोटेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल में रोटेशन होता है उस समय, और रोटेशन के दौरान उसके जो फ्रीक्वेंसी है, रोटेशन की फ्रीक्वेंसी वो माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी से मैच करती है, तो उसी समय वो माइक्रोवेव को एब्जॉर्ब कर सकता है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो माइक्रोवेव रेडिएशन है वो मॉलिक्यूल में रोटेशन कराने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो माइक्रोवेव रोटेशन एक ही बात है। अब फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि विच मॉलिक्यूल शो रोटेशनल स्पेक्ट्रम, तो HCl भी देगा, डाइपोल मूवमेंट है, इसमें भी चेंज होता है, मतलब डाइपोल मूवमेंट में इन सब में, सारे पोलर मॉलिक्यूल्स हैं और सभी में होगा, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। तो ये डी ऑप्शन जो है करेक्ट है इसका। द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ अ हेट्रोएटॉमिक डायटोमिक मॉलिक्यूल इज डिटरमिन्ड बाय। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हमने बॉन्ड लेंथ लिखा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या, हेट्रोएटॉमिक मतलब हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल। हेट्रोडायटोमिक का मतलब है, डायटोमिक का मतलब हो गया कि दो एटम्स होंगे मॉलिक्यूल में। ठीक है, ये HCl एक मॉलिक्यूल है। हेट्रो का मतलब हो गया कि दोनों एटम्स डिफर करेंगे। ठीक है, होमो एटॉमिक क्या होता है, होमो एटॉमिक जैसे H2O, यानी कि दोनों के दोनों एटम सेम हो, तो होमो एटॉमिक तो यहाँ पर दे ही नहीं सकते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में।
हम यूज़ ही नहीं करते हैं। तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस यानी हमने इनके बीच की, मैंने आपको एक वीडियो करवाया था, डिटर्मिनेशन ऑफ बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या, H और Cl के बीच का डिस्टेंस, उसको हम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बोल सकते हैं, बॉन्ड लेंथ बोल सकते हैं। तो वो हम किस में निकालते हैं, वो हम निकालते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो ऑप्शन जो करेक्ट है वो उसका सी ऑप्शन है। नेक्स्ट है रिड्यूस्ड मास। अब रिड्यूस्ड मास का क्या फॉर्मूला था, रिड्यूस्ड मास मैंने आपको बताया था कि हम म्यू से डिनोट करते हैं, और म्यू इज इक्वल टू होता है m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट बैठेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 है। यहाँ पर देख रहे हैं बी वाले ऑप्शन में ठीक उल्टा लिखा हुआ है, तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये जरा ध्यान रखिएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ CO मॉलिक्यूल हैविंग आइसोटोप कॉम्बिनेशन ऑफ ये, यानी ये आइसोटोप कॉम्बिनेशन ले रखा है C12O16 का। ठीक है, तो C12O16 में, और इसमें ये पूछा हुआ है कि गिवन, इसमें क्या गिवन कर रखा है, RCO इज इक्वल टू 1.13 एंगस्ट्रॉम। ठीक, तो हमें सिर्फ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। देखिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंपल सा फॉर्मूला है, जिसमें हमें R गिवन हो रखी है, और इन्होंने मॉलिकुलर, ये जो ऊपर है मास भी दे रखे हैं, मॉलिकुलर यानी मास भी दे रखे हैं इसमें। तो अगर मास दे रखे हैं तो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा I इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर। और म्यू क्या है, अभी अभी हमने बताया था m1 m2 m1 प्लस m2, हमारा है CO मॉलिक्यूल। CO मॉलिक्यूल में अगर हम C को m1 मान लें, ठीक है, और ऑक्सीजन को m2 मान लें, तो यहाँ से हम m1 m2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। m1 क्या हो जाएगा, अब ये मत कर देना कि m1 का एटॉमिक मास यहाँ पर 12, यानी कार्बन का एटॉमिक मास 12 दे रखा है तो आप 12 भी लिख के आ जाओ, नहीं। ये बात मैंने आपको समझाई थी आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन के समय भी, कि एक्चुअल में जो 12 है, 12 का मतलब है यहाँ पर बेटा कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का वेट जो है, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, इनका मास होता है 12। ठीक है, और हमें यहाँ पर सिर्फ एक एटम का निकालना है। ठीक है, क्योंकि CO में सिर्फ एक ही कार्बन एटम तो इन्वॉल्व हो रखा है। तो 1 मोल का क्या मतलब होता है, एवोगेड्रो नंबर 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। आप लोगों ने सुना होगा एवोगेड्रो नंबर। तो 1 मोल मतलब 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स। ठीक है, तो इतने एटम्स का एटॉमिक मास है 12। तो एक एटम का कितना होगा, तो 12 को हम डिवाइड कर देंगे इस एवोगेड्रो नंबर से, Na से हम मतलब डिनोट करते हैं एवोगेड्रो नंबर को। A मैंने कार्बन के लिए लिख दिया, या NC कर दीजिए आप इसको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो भी यहाँ पर कुल मिलाकर बात ये कि जो भी यहाँ पर आपको मास दिखाई दे, चाहे कार्बन का हो, चाहे ऑक्सीजन का हो, या कोई भी और मॉलिक्यूल ले रखा हो, कोई भी और एटम ले रखा हो, तो बस आपने क्या करना है, उस मास को जो यहाँ पर गिवन है उसको आपने एवोगेड्रो नंबर से डिवाइड कर देना है। ठीक है, ऐसे तो यहाँ से हमें, जब हम 12 को एवोगेड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे, तो अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा, मास ऑफ कार्बन एटम यहाँ पर निकल के आएगा 1.9 ऐसे समथिंग आता है इसका, 10⁻⁻23। ठीक है, उतने ग्राम आ जाएगा। अच्छा, और ऑक्सीजन का अगर हमें निकालना, तो ऑक्सीजन क्या करेंगे, 16 डिवाइडेड बाय वही 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23। और फिर जब आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर लगभग 2.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23 आएगा। ये मैंने आपको न्यूमेरिकल करा भी रखा है इस टाइप का, कि इसमें मास क्या निकला था हमारा, तो वो आ जाएगा। तो तो फिर आप क्या करेंगे, जब आपके पास m1 m2 की वैल्यू आ जाएगी, तो आप यहाँ रिड्यूस मास में इसको रख देंगे, रिड्यूस मास निकाल लीजिएगा। रिड्यूस मास निकलने के बाद बस ये वाली वैल्यू आपके पास गिवन है। R आपको ऑलरेडी दे रखा है, RCO क्या दे रखा है, 1.13 एंगस्ट्रॉम। तो 1.13 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, तो आपने क्या करना है, इसको सेंटीमीटर में, क्योंकि देख रहे हैं आप आंसर जो है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रखा है, तो आपको एंगस्ट्रॉम में नहीं निकलना, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना। न्यूमेरिकल में यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो वेट तो आपका ग्राम में आएगा ही आएगा, लेकिन यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ है R जो दे रखी है वो एंगस्ट्रॉम में दे रखी है, आपको चाहिए सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो आप क्या करेंगे, 1.13 को आप एंगस्ट्रॉम से सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, तो 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं, और अगर सेंटीमीटर की बात करें तो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होते हैं, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास म्यू की वैल्यू होगी जो भी आपकी m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 से आएगी, और बस आपको यहाँ पर इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई कर देना है, और यहाँ पर आपका आंसर जो आ जाएगा वो आएगा 1.5
0.45 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻39। तो 39 अगर आ रहा है तो वो हमारा ये ऑप्शन ए यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से आप खुद से इसको सॉल्व करके देखिएगा। तो न्यूमेरिकल आ सकते हैं, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन वाले तो नहीं आएंगे, लेकिन छोटी मोटी कैलकुलेशन वाले वहाँ पर आ सकते हैं न्यूमेरिकल। तो आपको फॉर्मूलाज अगर पता होंगे बेटा तो फिर आप कोई भी न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन होता, म्यू गिवन होता, हो सकता है आपसे आर पूछ लिया जाता है, जैसे मैंने डिटर्मिनेशन ऑफ बॉन्ड लेंथ में करवाया हुआ भी है। तो आप देख लीजिएगा, आपको फॉर्मूलाज जो है इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में, मैंने जितने भी फॉर्मूलाज, जितने भी पिछले वीडियोज में फॉर्मूलाज बताए हैं, वो सारे फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रिड्यूस मास म्यू एंड बॉन्ड लेंथ आर गिवन बाय द रिलेशन। तो अभी अभी हमने ये दिखाया ही है कि डी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट है, आई इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर जो है इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रोटेशनल एनर्जी ऑफ अ रिजिड रोटर इज, आप देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रोटेशनल एनर्जी दे रखी है इन्होंने, लेकिन दे रखी है यहाँ पर जूल में। तो हमने जो जनरली पढ़ी वो सेंटीमीटर इनवर्स में पढ़ी है। ठीक है, तो और हमने जो मतलब हमने एप्सिलॉन की जो थी वैल्यू वो पढ़ी हुई है, और एप्सिलॉन हमने क्या निकाला हुआ था, बी जे प्लस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा। ठीक, लेकिन ये क्या था, सेंटीमीटर इनवर्स में, और यहाँ पूछा है जूल में। तो जब भी आपसे जूल में, तो बी हमारा, बी की वैल्यू अभी अभी हमने बताई थी ना, क्या होती है, h/8π² IC, ये वाली वैल्यू, और इसके आगे हम जे प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि जूल से जब हमें सेंटीमीटर इनवर्स में चेंज करना हो तो हम इक्वेशन को, इसी वाली इक्वेशन को HC से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जब सेंटीमीटर से जूल करना हो तो हम HC से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इसी पूरी इक्वेशन को अगर हम HC से मल्टीप्लाई कर दें तो H और फिर यहाँ पर C आ जाएगा। तो C से यहाँ पर C तो कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा H स्क्वायर। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा A वाला। तो h²/8π² I जे प्लस 1, ये जूल में है वैल्यू बेटा। जूल में और सेंटीमीटर इनवर्स में, दोनों में आपको ध्यान रखना, बस इतना ध्यान रखना, जूल से सेंटीमीटर इनवर्स जब हम चेंज करेंगे तो HC से डिवाइड करते हैं, और क्यों करते हैं ये सब मैं अपने वीडियो में बता चुकी हूँ। ठीक है, और जब सेंटीमीटर इनवर्स से जूल में जाते हैं तो फिर हमें इस HC से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारी इक्वेशन ये बन के आएगी। नेक्स्ट है व्हाट वुड बी द रोटेशनल एनर्जी फॉर J इज इक्वल टू 4 लेवल। अब फॉर्मूला, रोटेशनल एनर्जी निकालनी है। अभी हमने जो वैल्यू देखी थी रोटेशनल एनर्जी की, एप्सिलॉन की वैल्यू होती है वही जे प्लस 1। तो आपने J इज इक्वल टू 4 पुट करना है, तो B मल्टीप्लाई बाय 4, फिर 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, इंटू 4 इंटू बी, क्या आंसर आ जाएगा, 20B। तो फोर्थ लेवल के लिए जो रोटेशनल एनर्जी की वैल्यू होगी बी की टर्म में, दैट इज 20B। नेक्स्ट है, इन रोटेशनल स्पेक्ट्रम ट्रांजिशंस आर ओनली ऑब्जर्व्ड बिटवीन रोटेशनल लेवल ऑफ डेल्टा जे। ये अभी अभी बताया था, सिलेक्शन रूल, सिलेक्शन, ये देखिए डायरेक्टली सिलेक्शन रूल नहीं पूछा इन्होंने, ट्रांजिशन करके पूछ लिया। ट्रांजिशन मतलब एक लेवल से दूसरे लेवल में। कब हमें रोटेशनल स्पेक्ट्रम में ट्रांजिशन देखने को मिलेगा, कि अगर अभी अभी बताया था मैंने आपको कि अगर ये हमारी J इज इक्वल टू 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ट्रांजिशन में हमारे पास J की वैल्यू में सिर्फ प्लस माइनस 1 का चेंज होना चाहिए। तो J इज इक्वल टू 0 से अगर J इज इक्वल टू 1 में जाएंगे तो ट्रांजिशन दिखाई देगा, 1 से 2 में जाएंगे तो दिखाई देगा, 2 से 3 में जाएंगे तो दिखाई देगा, 3 से 2 में वापस आएंगे तो दिखेगा, 2 से 1 में वापस आएंगे, 1 से 0 में तो दिखेगा। लेकिन अगर हम 0 से 3 में चले गए तो हमें कोई ट्रांजिशन वहाँ पर दिखाई नहीं देगा, यानी सिलेक्शन रूल है ये। तो सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग डेल्टा J है वो प्लस माइनस 1 होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन आपका, द इंक्रीज इन रोटेशनल एनर्जी शोज एब्जॉर्प्शन इन, यानी कि रोटेशनल एनर्जी में हमें इंक्रीज, रोटेशनल अगर एनर्जी में चेंज हमें देखने को मिल रहा है तो वो सिर्फ माइक्रोवेव रीजन में ही देखने को मिलता है। तो डी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोटेशन एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल। अब ग्राउंड स्टेट क्या है, ग्राउंड स्टेट का मतलब है हमें J इज इक्वल टू 0 रखना है, और रोटेशनल एनर्जी अभी अभी फॉर्मूला हमने देखा ही था, J प्लस 1, ये रोटेशनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है सेंटीमीटर इनवर्स में। ठीक है, J इज इक्वल टू 0, अगर आप J इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, B इंटू 0 हो जाएगा, ये 0 प्लस 1 हो जाएगा, सब कुछ 0 हो जाएगा। तो ग्राउंड स्टेट की जो रोटेशनल एनर्जी होती है वो 0 होती है, इसका मतलब वहाँ पर रोटेशन हो ही नहीं रही है मॉलिक्यूल में।
द फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स इन रोटेशन, देखो फिर से एक क्वेश्चन आया, दो कॉन्जिक्यूटिव रोटेशनल स्पेक्ट्रा में हमें जो कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स मिलती हैं यानी कि जो लगातार लाइन्स हैं उनके बीच का डिफरेंस पूछा है इसमें। तो ये फ्रीक्वेंसी ये सब सेंटीमीटर इनवर्स में तो दिया होता है, तो वेव नंबर डिफरेंस कह लीजिए, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस कह लीजिए, तो वहाँ पर क्या है, ये फ्रीक्वेंसी डिफरेंस हमें 2b का देखने को मिलता है। तो 2b सेंटीमीटर इनवर्स में हमें है, क्योंकि सारी इक्वी स्पेस लाइन होती है, तो कोई भी दो लाइन आप उठाएंगे उनके बीच का डिफरेंस आपको 2b ही मिलेगा। जैसे पहली लाइन हमें 2b पर मिलती है, दूसरी लाइन हमें 4b पर मिलती है, तीसरी लाइन हमें 6b पर मिलती है, फिर मैंने बताया था ना 2 की टेबल पे मिलती है हमेशा। तो आप दो लाइन के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या करेंगे, 4b में से 2b को अगर आप माइनस करेंगे तो 2b आएगा आंसर, 6b में से 4b को माइनस करेंगे तो भी 2b आएगा, 8b में से 6b को माइनस करेंगे तो भी 2b आएगा। तो जो भी वैल्यूज ऊपर गिवन है यहाँ पर, इस तरह से दो कॉन्जिक्यूटिव लाइंस की जो b की वैल्यूज है आप उनको माइनस करके देख लीजिए, तभी भी आपको आंसर सेम मिलेगा। ठीक है, अच्छा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन इन अ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल द सेपरेशन बिटवीन द रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, मास में चेंज होता है, यानी हमने बात की थी जब कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में, तो कार्बन 12 से हम कार्बन 13 में चले गए थे, यानी हमने कार्बन 12 को रिप्लेस करके जब कार्बन 13 लेंगे तो क्या होगा, ये इसका आइसोटोप तो है ही, एटॉमिक मास में चेंज होता है, यानी यहाँ पर मास जो है वो इंक्रीज हुआ। ठीक, अब ये पूछ रहा है रोटेशनल एनर्जी लेवल में जो सेपरेशन है, मतलब कि 2b की जो वैल्यूज हैं, यानी ये रोटेशनल एनर्जी दिखाते हैं J = 0 1 2 3, ठीक है, इन सब की वैल्यूज b की वैल्यूज होती है, नीचे आपको 0 मिलेगा, फिर आपको 2b मिलेगी, इसकी वैल्यूज यहाँ पर फिर 6b हो जाएगी, फिर 12b हो जाएगी। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि जब आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो इनके बीच का जो रोटेशनल एनर्जी लेवल है वो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, सेम रहेगा, क्या होगा उसमें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन में हमने ये सपोज हमने कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल लिया, ये मैंने अपना समझा रखा है सब कुछ आइसोटोप इफेक्ट में, तो आप देखिएगा वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर क्या हुआ, मास जो है कार्बन 12 से कार्बन 13 में जब हम गए तो मास इंक्रीज हुआ, और अगर मास इंक्रीज हुआ, देखिए बी की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, बी इज इक्वल टू होता है h/8π²IC। यहाँ पर c कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, 8π² कांस्टेंट है, चेंज क्या है, a i में सॉरी है, और i क्या होता है, i होता है हमारा म्यू आर स्क्वायर। तो अगर i की वैल्यू में चेंज होगा तो b की वैल्यू तो ऑब्वियसली चेंज होगी। ठीक है, तो i में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, म्यू यानी कि रिड्यूस मास, जिसको हम मास कह सकते हैं। ठीक है, r क्या, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, तो चाहे तो मास और चाहे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, अगर ये इंक्रीज करेंगे तो i की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी, और अगर यहाँ पर i की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो ऑब्वियसली b की वैल्यू डिक्रीज करेगी, क्योंकि b और i एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन में क्योंकि एटॉमिक मास यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो i की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है, क्योंकि वो म्यू आर स्क्वायर पर डिपेंड है, म्यू हमारा रिड्यूस मास है, क्योंकि रिड्यूस मास यहाँ पर ओवरऑल मॉलिक्यूल का जो है वो इंक्रीज करेगा, तो i इंक्रीज करेगा तो b जो है वो डिक्रीज करेगा, और ये सारी वैल्यूज क्योंकि b में तो दे रखी है, तो ये रोटेशनल एनर्जी लेवल्स का जो सेपरेशन है वो भी यहाँ पर जो है फिर डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये जो है रोटेशनल एनर्जी लेवल्स का जो सेपरेशन है वो डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट है द वेव नंबर डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव रोटेशनल लेवल ऑफ अ रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल। देखिए वेव नंबर डिफरेंस पूछा है, वेव नंबर डिफरेंस कह लीजिए आप, चाहे उसको, चाहे आप वेव नंबर की टर्म में ही हम देते हैं, ये सारी वैल्यूज हम एप्सिलॉन में तो देते हैं, तो ये सब सेंटीमीटर इनवर्स में होती हैं, ये सारी वैल्यूज सेंटीमीटर इनवर्स मतलब वेव नंबर। और वेव नंबर में डिफरेंस, यानी कि हमें अगर दो एनर्जी लेवल्स के बीच का डिफरेंस निकालना है तो हमें सिंपल सा ये फॉर्मूला लगाना होगा 2bj+1, तो ऑप्शन डी जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और इसमें मैंने आपको बताया था अगर हमें मान लीजिए कोई पूछे कि 0 से 1 में हम जा रहे हैं और इसमें क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा, मतलब हमारा वेव नंबर डिफरेंस कितना होगा, ये पूछ रहा है ना, सक्सेसिव रोटेशन है, सक्सेसिव मतलब लगातार वाले, 0 से 1 में या 1 से 2 में या 2 से 3 में जाएंगे, तो मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूले में आपने क्या करना है, या तो इस j की वैल्यू को ये लोअर वैल्यू रख दीजिए, ठीक है, जैसे अगर हम 0 to 1 में जा रहे हैं, या ओवरऑल j+1 की जगह ये हायर वैल्यू रख दीजिए, आपको सेम आंसर मिलेगा। 1 से 2 में जा रहे हैं
तो या तो इस J की जगह ये लोअर वैल्यू J की रख दीजिए, या इस पूरे J+1 की जगह ये हायर वैल्यू रख दीजिए, तो आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। तो बस फॉर्मूला हमारा 2BJ+1 होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट है द वेरियस एनर्जी लेवल्स ऑफ अ रोटेशनल स्पेक्ट्रम इज गिवन बाय। तो वेरियस एनर्जी लेवल्स के लिए हमारा फॉर्मूला होता है BJ+1। बेटा एक चीज जरूर ध्यान रखना, ये वाला फॉर्मूला होता है इन लाइंस की एनर्जी का, बस आप ऐसे ध्यान रख लो, इन लाइंस की एनर्जी का, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला इन लाइंस की एनर्जी का है, और जो ये वाला फॉर्मूला है ये इन दोनों लाइंस के बीच का एनर्जी डिफरेंस कह लीजिए, या फिर आप कह लीजिए जो हमारे रोटेशनल स्पेक्ट्रम में ये जो लाइंस मिल रही हैं वो हमें कहाँ पर मिलेंगी, ये इस एनर्जी लेवल के डिफरेंस पर, भाई ट्रांजिशन पर ही तो हमें लाइंस मिलती हैं। ट्रांजिशन हमारा 0 से 1 में हो रहा है, चाहे 1 से 2 में हो रहा है, 2 से 3 में हो रहा है, तो इन ट्रांजिशंस की वजह से ही हमें ये लाइन मिलती है। तो जो यहाँ डिफरेंस निकल के आएगा दो एनर्जी लेवल्स का, वही इनकी भी वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो बस ये आपको ध्यान रखना। जैसे देखिए फर्स्ट लाइन हमें 2B पर मिलती है, तो क्यों देखिए, अगर हम फर्स्ट लाइन हमें कब मिलेगी, जब हम J=0 से J=1 में जाएंगे। तो हम डिफरेंस कैसे निकालते हैं, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर रहे हैं, तो 2B में से अगर आप 0 माइनस करेंगे तो आंसर 2B ही तो आएगा, तो इसलिए हमें फर्स्ट लाइन जो है 2B पर मिल रही है। और चाहे तो आप 2BJ+1 में वैल्यू रख के देख लीजिए। अगर मैं J की लोअर वैल्यू रखूं तो 0 आ जाएगा यहाँ पर, 0+1 तो हमारा तो सिर्फ 1 रहेगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2B आंसर आएगा। या J+1 की जगह आप खाली 1 रख लीजिए, तब भी आपका आंसर 2B आएगा। मान लीजिए आप J=1 से J=2 में जा रहे हैं, यानी हमारा ये वाला ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है। तो 1 से जब 2 में जा रहे हैं तो फाइनली तो आप 2 में पहुंच रहे हैं, और इनिशियल वैल्यू क्या थी, वो हमारी 1 थी। तो फाइनल वाली जो थी हमारी वैल्यू वो 6B थी, और इनिशियल वाली 2 थी, तो 6 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो 4B, यानी सेकेंड लाइन हमें 4B पर मिलनी चाहिए, और वो मिलती भी है, तो सेकेंड लाइन हमें 4B पर मिलती है। और चाहे आप वो इस फॉर्मूले से निकाल के देख लीजिए, अगर आप 1 से 2 में जा रहे हैं तो J की आप लोअर वैल्यू रखेंगे तो 1 रखेंगे, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4B आएगा। और चाहे आप इस J+1 की जगह 2 रख लीजिए, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर तब भी 4 आएगा। तो ये चीजें थोड़ा दिमाग में रखिएगा कि ये वैल्यू का क्या मतलब है, इस 2BJ+1 का क्या मतलब है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है वेरियस एनर्जी लेवल्स, यानी ये पूछ रहा है J=0 के लिए क्या वैल्यू होगी, J=1 के लिए, J=2 के लिए। तो आप, मैंने आपको बताया भी था, J=0 के लिए आपको सिंपल इसमें फॉर्मूले में पुट करनी है सिर्फ J की वैल्यू। तो अगर हमें J=0 लिखना है तो J की जगह जब 0 लिखेंगे तो फर्स्ट वैल्यू आपकी 0 आएगी। तो देखिए अब इसमें ऑप्शंस अगर हम देखें, A और B तो हो ही नहीं सकते क्योंकि इसमें 0 आया ही नहीं है, तो हो सकते हैं C या D। अब देखते हैं, दोनों में स्टार्टिंग में 0 है और यहाँ पर भी 0 है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन में यहाँ पर 2B है तो यहाँ पर भी 2B है, ठीक है, वो भी सही होगा, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पर 4B है लेकिन यहाँ पर 6B है, यानी कि हम ये वैल्यू J=0 के लिए है, J=1 के लिए है, और ये 2 के लिए, तो हम सिर्फ J=2 रख के देख लेते हैं, बस उसी से हमें क्लियर हो जाएगा। तो जब हम J=2 रखेंगे तो यहाँ पर B×2 और ये 2 + 1 हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा, ये 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2, और ये B तो है, तो 3 2 जा 6, यानी हमारा ऑप्शन जो है वो C करेक्ट है, ठीक है। तो इसलिए ये वेरियस एनर्जी लेवल्स का मतलब है इन लाइंस की एनर्जी, तो वो लाइंस की एनर्जी हमारी C के अकॉर्डिंग सही आ रही है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज माइक्रोवेव इनएक्टिव। माइक्रोवेव एक्टिव या माइक्रोवेव इनएक्टिव की फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो माइक्रोवेव इनएक्टिव वो होगा वही जिसके डाइपोल मूवमेंट में कोई चेंज ही नहीं हुआ। तो CO2 हमारा है ये वो मॉलिक्यूल जिसके डाइपोल मूवमेंट में कोई चेंज नहीं है। H2O वेपर मतलब गैसियस फॉर्म में है, तो ये भी देगा। CH3Cl तो वो भी देगा, वो भी गैसियस फॉर्म में है, ठीक है। लेकिन ये बोथ A भी नहीं हो सकते क्योंकि हमारा CO2 नहीं देता, तो इसलिए ऑप्शन A जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू शो रोटेशनल स्पेक्ट्रम मॉलिक्यूल शुड पजेस, यानी हमारी कंडीशन, रोटेशनल स्पेक्ट्रम को शो करने के लिए मॉलिक्यूल एक तो गैसियस स्टेट में होना चाहिए, दूसरा उसके पास परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होना चाहिए। ये बात मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताई थी, तो इसलिए उस हिसाब से हमारा ऑप्शन A जो है वो करेक्ट है। अच्छा, इन केस ऑफ नॉन रिजिड रोटर विद इंक्रीजिंग J वैल्यूज द रोटेशनल कांस्टेंट B, इसका भी आंसर है डिक्रीजेस। कैसे? नॉन रिजिड रोटर के केस में मैंने आपको बताया था कि नॉन रिजिड रोटर का मतलब ये होगा कि जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल में वाइब्रेशंस हो रही हैं, यानी कि मॉलिक्यूल को जो हम रिजिड रोटर के केस में ये मान रहे थे
कि भाई इसमें सिर्फ रोटेशन होगा, कोई वाइब्रेशनल एनर्जी इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये एक रिजिड रॉड से बंधे हुए हैं। लेकिन नॉन रिजिड रोटर के केस में हम ये मानते हैं कि ये दोनों एटम्स जो हैं एक मासलेस स्प्रिंग से बंधे हुए हैं, और जब जहां पर भी स्प्रिंग आ जाएगी तो उसका मतलब वाइब्रेशन तो होगा ही होगा। तो ये एटम्स जो हैं एक दूसरे से दूर भी जाएंगे जब हायर रोटेशन विद इंक्रीजिंग जे वैल्यूज का मतलब है जे की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करे। जैसे ये लाइंस तो बहुत बार खिंच चुकी हैं, इसमें j इज इक्वल टू 0 है, j इज इक्वल टू 1 है, फिर j इज इक्वल टू 2 है, यानी कि j की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी तो रोटेशनल एनर्जी की वैल्यू भी तो बढ़ती चली जाएगी। अभी अभी हमने देखा था ना, इसकी वैल्यू रोटेशनल एनर्जी लेवल की 0 होती है, ये 2 भी होती है, फिर 6 भी होती है, फिर 12 भी होती है। तो देख रहे हैं आप एनर्जी लेवल्स की वैल्यू जो है वो एनर्जी लेवल्स की वैल्यू भी बढ़ रही है, इसका मतलब रोटेशनल एनर्जी बढ़ रही है। अच्छा, एक चीज बताना चाहती हूँ मैं आपको, जैसे हम बात करते हैं ना कि रोटेशनल एनर्जी ट्रांजिशन जैसे हम दिखा रहे हैं कि भाई वो 0 से 1 में चला गया या 2 से 3 में चला गया, तो 2 से 3 में जाने का मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई सीढ़ियां बनी हुई हैं और ये नीचे वाली सीढ़ी से ऊपर वाली सीढ़ी में चला गया। इसका मतलब ये होता है j इज इक्वल टू 2 से j इज इक्वल टू 3 में जाने का, कि पहले जिस रोटेशनल एनर्जी की हेल्प से वो रोटेट कर रहा था, यानी कि जिस रोटेशनल एनर्जी से वो रोटेट कर रहा था, अब जब ये j इज इक्वल टू 2 में था तो j इज इक्वल टू 3 में जाने का मतलब है वो बहुत तेजी से रोटेट करना शुरू कर देगा, यानी उसकी रोटेशन एनर्जी बढ़ जाएगी, उसकी रोटेशन करने की एनर्जी बढ़ जाती है। ऊपर जाने का मतलब ये होता है, ऐसा नहीं होता है कि यहाँ से एक सीढ़ी लांगी ऊपर चला गया ऊपर चला गया। तो ये एनर्जी लेवल्स में जाने का मतलब होता है लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाने का मतलब ये है कि पहले वो जिस एनर्जी से रोटेट कर रहा था अब उसकी एनर्जी जो है वो अब ज्यादा एनर्जी से रोटेट करेगा, यानी रोटेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ेगी साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, हाँ हम नॉन रिजिड रोटर की बात कर रहे थे, तो क्योंकि अब हम ये बोल रहे हैं कि जब ये हायर एनर्जी लेवल में जाएगा तो रोटेशनल एनर्जी ज्यादा तेजी से ये घूमना शुरू कर देगा, यानी इसका रोटेशन बहुत तेज हो जाएगा। ठीक है, जब ये रोटेशन बहुत तेज हो जाएगा तो उस केस में क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जो सेंटर से बाहर की साइड लगते हैं। ठीक है, तो हमारा मॉलिक्यूल जो है वो रोटेट कर रहा है, तो वो क्या करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, यानी जैसे जैसे रोटेशनल एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है, इन दोनों एटम को एक दूसरे से दूर करता है। यानी अगर ये एटम ऐसे हैं तो इनको ये एक दूसरे से दूर दूर ले जाता है। ये हायर एनर्जी लेवल पे होता है जब इसकी रोटेशनल एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाती है। तो जब एक दूसरे से दूर ले जाएगा तो आर की वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, और आर की वैल्यू किस पर डिपेंड थी, आई इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर। जब आर बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा, और आई की वैल्यू मतलब बी की वैल्यू हमारी आई पर तो डिपेंड थी, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आई के, अभी अभी मैं कितनी बार इस फॉर्मूले से बता चुकी हूँ। तो अगर आई बढ़ेगा तो हमारा बी जो है वो डिक्रीज करेगा। तो आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन हो या नॉन रिजिड रोटर का केस हो, इंक्रीजिंग जे वैल्यू के साथ रोटेशनल कांस्टेंट बी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज करती है। ठीक है, तो ये सब कुछ हाँ बस खत्म हुए आपके। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके, ये इसमें भी मैंने 25 नंबर डाल रखा है। ये 25 क्वेश्चन था, 26 और ये 27 क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर पूछे जा सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको मॉलिक्यूलर मतलब हमारा ये मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी ही चल रहा है, तो इससे पहले मैंने आपको जो बेसिक्स मैंने स्पेक्ट्रोस्कोपी कराई थी उसके भी कुछ एमसीक्यूज डाले हुए थे। तो अब ये सेकंड टाइप के एमसीक्यूज आए हैं। इसके बाद हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट करेंगे, तो पहले इसकी थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद उसके भी एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।